कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेह अपना सारा काम समेट कर नहाकर अपने पति परमेश्वर को फ़ोन करने के लिए बैठी और फ़ोन लगा दिया। फ़ोन भी नहीं किया आपने आज? फ़ोन उठाते ही वो उसकी भारी हुई आवाज़ सुनकर बोली, रात में नींद ही नहीं आई, सुबह सोया हूँ, अभी तुम्हारी कॉल से उठा हूँ। वो खुमारी से बोला, उठ जाइए। स्नेह धीरे से बोलती हुई शीशे के सामने खड़ी हुई कि नज़र धुली धुली सी गर्दन पर पड़ी, जहाँ के गुलाबी निशान अब हल्के नीली रंगत ले चुके थे। उसने झट से दुपट्टा लगाया गले पर। क्या हुआ? उसके यूं हड़बड़ाकर खामोश हो जाने पर मोह आंखें बंद किए किए ही बोला, कुछ नहीं। स्नेह धीरे से बोली थी। बोलो ना, वो ज़िद्दी हुआ था। जानते तो हैं आप, देखे तो थे आपने कल भी। मैंने मना किया लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? स्नेह शर्मा कर बोली तो उसकी बात समझकर बंद आंखों से मोह मुस्कुरा उठा। क्या करूं, तुम्हारे पास होता हूं तो रुक ही नहीं पाता। वो कुछ यूं बोला कि स्नेह खामोश सी हुई। बेहद आम सी बात कही थी मोह ने, पर स्नेह ने दिल रश्क से भर उठा। शादी से पहले भी एक बार वो उसके यूं करीब बेताब सा हुआ था, पर आज वो समझ पाई थी कि कितना मुश्किल हुआ होगा उसका खुद का रोकना। वजह सिर्फ उसकी बेहद मोहब्बत ही तो थी। सुनिए, स्नेह धीरे से बोली। बोलो ना। दादी डेट निकलवा रही हैं मेरी विदाई की, लेने आ जाइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना। स्नेह निसार हुई बोली थी और मोह पलकें खोल चुका था। अपनी बेकरारी उसे वो हर पल जता कर भले ही कितना भी सुकून पाले, पर उसकी भोली भाली बीबी के कभी कभी कुछ यूं बोलना मोह की सारी बेकरारी पर भारी पड़ जाता था। यूं ना बोला करो, मैं पागल हो जाऊंगा, मोह शिद्दत से बोला था और स्नेह खुलकर मुस्कुराई थी। ऐसे थोड़ी ना होता है, स्नेह पलटकर बोली तो मोह खुलकर हंस दिया। ऐसे ही होता है मेरी जान। आप भी ना, आप उठिए, आप कह रहे थे ना आज आपको कुछ ज़रूरी काम है। सबको चाय बना कर दे रही हो, एक अपने पति के लिए भी भिजवा दो, जब आऊँगी ना तब दूँगी। क्या? वो शरारत से बोला। चाय? स्नेह धीमा सा मुस्कुराई थी। क्या पहना है आज? सूट, आपकी पसंद का। वो बालों को कान के पीछे करके बोली, फोटो भेजना। सुनिए, तुम जान ले लो, पर ये सुनिए ना बोला करो, कसम से। वहीं आकर बस बस बस, समझ गई आगे की बात। आप ना आज ब्लू वाली शर्ट पहनना, अच्छी लगती है आप पर। स्नेह उसकी आगे की बात रोक कर बोली, ओके, पहन कर दिखाने भी आऊँगा। क्या मिलेगा मुझे फिर? कैसे आएंगे मिलने? आज बाहर नहीं जा पाऊँगी मैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आज आ रहे हैं ना भैया भाभी और अनुज विभा। हाँ, स्नेह उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए बोली, अब ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, उठ रहा हूँ मैं, फ़ोन करूँगा नहा कर। मोह बोला तो स्नेह ने हामी भरी। ईला हमारे साथ चल रही हो? शाम को जब अनुज और बाकी सब तैयार होकर निकलने को हुए तो कमरे में ईला रूपी तैयारी अजूबा देख सबके दिमाग में ये ख्याल आया, जिसे मुंह से अनुज ने बोलने का जोखिम उठाया। हाँ, मुझे आप माल रोड वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ छोड़ देना। क्यों? वहाँ तुम्हारी बर्तन धुलने की नौकरी लगी है? कला पलट कर बोली थी तो सब मुस्कुरा उठे थे। कॉफ़ी पर जा रही हूँ। क्या? वो सब एक साथ बोले। जब वो कमर पर हाथ रख कर बोली तो सब एक साथ बोले, कोई लड़का ही है ईला? विभा अजीब सवाल करके बोली। लड़का ही होगा दीदी, वरना बंदरों को छोड़ो, कुत्तों को भी उस रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलती। चुन्नू पलट कर बोला तो सुबह की लड़ाई के तहत ईला ने उसे घूरा। वो सब तो ठीक है, पर ड्रेस कुछ अजीब नहीं है? विवेक उसकी पीली कुर्ती, नीली जीन्स, लाल स्कॉफ देख बोला। क्या खराबी है जीजू? नहीं, खराबी तो कोई नहीं है, पर ये लाल स्कॉफ ट्रेन को रोकने वाला रुमाल नहीं लग रहा, अनुज बोला। और ये पीली कुर्ती ट्रैफिक लाइट की तरह, कला फिर बोली। और ये नीली जीन्स, चुन्नू बोला ही था कि ईला ने फिर अग्निबाण उसकी तरफ फेंका तो वो चुप हुआ। अच्छा ईलू, तुमने ये बाल बेटा कैसे बनाए? विनीता जो एकदम चुप थी अब बोली।
बनाए नहीं हैं, हो गए, सुबह धुले थे ना, तो कौन टाइम लगाता सुलझाने में, गोल गोल करके मैसी बना लिया, टाइम बच गया। सही बात है, सही बात है, कंघा भी घिसने से बच गया भाई। कुछ भी कहो, जो इला को पसंद करेगा दिमाग वाला होगा, क्योंकि मेकअप का कोई खर्चा ही नहीं, क्योंकि लगाती ही नहीं है, फिल्म कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि तैयार होती ही नहीं है। अनुज फिर बतलाने बैठ गया था। अभी चर्चा यात्रा पर आगे बढ़ते ही सबकी भोली रानी आधम की, भैया ताऊ जी आ गए हैं, वो अनुज से ही बोली थी, तो एकदम बना बनाया माहौल खराब हुआ। चलो भैया, सुख की सार यानी अपनी ससुराल से अपनी बीबी की ससुराल चलते हैं, विवेक बोला था तो सब हंस दिए। खैर इला मैडम आज चल ही पड़ी थी आनो की ज़िंदगी का तहस नहस करने। क्या पियोगी, चाय या खून? आनो बोला तो इला ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। ओके ओके, मजाक कर रहा था। वैसे क्या लग रही हो तुम, मतलब डेट पर जा रही हो, इन कपड़ों को देखकर कोई नहीं कहेगा। आनो मुस्कुराता हुआ वेटर को बुलाकर उससे बोला, ऐसे तो कोई डेट पर बुलाकर ये भी नहीं पूछेगा कि चाय या खून, लेकिन तुमने पूछा ना, तो फोड़ दूँ तुम्हारा सर? नहीं, मेरी वाइट शर्ट खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अगर कोई और कलर पहने होते तो मैं फोड़ सकती थी तुम्हारा सर? नहीं। आना उसकी तरफ देख मुंह बनाकर बोला था। वैसे ये मुंह पर क्या लगाया है? वो इसके सफ़ेद मुंह को देखकर बोली, कुछ नहीं, पहली बार डेट पर आ रहा था तो मैंने सोचा कुछ लगा लेता हूँ। तो तुमने बीको टर्मरिक WHO क्रीम लगा ली? वो उसके बोलने से पहले ही बोली। तुम्हें कैसे पता? और अच्छा लग रहा है मेरा चेहरा? तुम ऑलरेडी सफ़ेद भूत हो और उस पर ये हल्दी चंदन के गुड़ वाली क्रीम लगाकर श्रीखंड लग रहे हो। जानते नहीं हो, इसकी सुगंध फिजा में फैली हुई है। वो पलटकर बोली थी तो आनो का मुंह बना था। मुंह मत बनाओ अब, अच्छा अच्छे लग रहे हो, इला बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मैं सिर्फ काफ़ी नहीं पीऊँगी, सिप सिप करके अजीब से। कुछ अच्छा खाने के लिए भी मंगा लेना। सब मंगा लूँगा, अगर कम पड़ा यहाँ तो बाहर से मंगा लूँगा। तुम सच में डेट पर आई हो कि भंडारा खाने आई हो? आनो मुँह हथेलियों में भर कर उससे आसपास की एकदम टिप टॉप स्टाइल से काफ़ी का सिप लेती हुई लड़कियों को देखकर बोला, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हुई। तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझसे इसी रूप में इम्प्रेस हुए थे, है ना? क्योंकि शख्सियत बदल कर इम्प्रेस करना मुझे नहीं आता। मैं ऐसी ही रहूँगी आनो, हमेशा। कोई कुछ भी कहे, मोहब्बत दिखाऊं की मोहताज आज भी नहीं है। हो सकता है कल को तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारे मन का कर ही सकती हूँ। सही भी है, पर एक बात का जवाब दो, क्या मैं तुम्हारे मन की ऐसे नहीं हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुमने कभी उस रूप में मुझे देखा है। नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत, तुम रूप जो ले लो, मुझे तो तुम एक सी लगोगी और मुझे ऐसी ही बेहद पसंद हो तुम। वो प्यार से बोला था तो इला खामोश हुई थी। मुक्का मार कर एक आँख काली कर दूंगी अगर उस लाल वाली लड़की को दोबारा देखा तो। ज्ञान की बातें खत्म करते हुए वो अपने अवतार में आकर बोली तो आनो ने सर टेबल पर औधा दिया। देवी जी, आपका वरण करके कितने दिन जीवित रह सकता हूँ मैं? वो दोबारा सर उठाकर बोला। ये तुम्हारी हरकतों पर निर्भर है। मेरी हरकतें तुम्हारे साथ बिगड़ी तो भी मारोगी? वो शरारत से बोला। आओ सर पर बैठ जाओ मेरे, ढंग से प्रपोज भी नहीं किया है अभी, हरकतें दिखाने की बात पहले ही कुल बुलवा लो मुझसे। वो बोली तो आनो खिलखिला उठा। कहीं खामोश सी, कहीं मुस्कान सी, कहीं नज़रों जैसी, कहीं बातों जैसी, कहीं छेड़खानी की तरह, कहीं नाराज़गी की तरह। मोहब्बत के बहुत रूप हैं, कोई रिश्ता एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सुंदरता है। बस एक बात है जो एक जैसी है, वो है उनमें बसा हुआ प्रेम। सच बताओ, कौन है वो लड़का? रात में जब स्नेह और कला को समय मिला तो उन दोनों ने इला को पकड़ा था। कौन लड़का? अब तो सुधर जाओ, शादी हो गई है, एक एक पति है तुम दोनों का। वो मोबाइल में घुसी हुई बोली। ज़्यादा पागल ना बनाओ हमें, हमारा सब पूछ लेती हो, खुद का कुछ ना बताओ। स्नेह उसका मोबाइल लेते हुए बोली थी। ओहो, मोह की मोहिनी, चलो रहम किया, वो आनव है। इला बड़े आराम से फैल कर बोली और उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी करवा गई। मतलब वो मोहजी का दोस्त? कला संभलते हुए बोली। फिलहाल अब मैं सो जाऊं? इला आराम से चादर तान उन दोनों को सोचने की मुद्रा में छोड़ते हुए बोली।
कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल किया तुम्हारे साथ चक्कर चलाने के लिए? कला उसकी चादर खींचकर बोली। मैं कोई एक आंख वाली गुंडी हूँ? मुझे और कोई काम नहीं, बस यही बचा है कि मैं सबको ब्लैकमेल करती रहूं खुद के सर पर नाचने के लिए। जैसे गुड्डू जीजा जी आपके सर पर और मोह जीजू इसके सर पर नाचने के लिए खड़े हैं घर के बाहर। वो मोबाइल उठा, मैसेज ओपन कर बोली तो स्नेह ने मुड़कर उसे देखा। क्या बोल रही हो? जो सच है मेरी गुलाबो, मेरी छमक छल्लो, मेरी कट्टो रानी, ना मानो तो देख लो हमारी पांचवी बहन आ रही होगी। वो उसका मुंह दरवाजे की तरफ घुमाकर बोली जहाँ से चुन्नू तकिया पकड़े आ रहा था। स्नेह दीदी जाओ, जीजू बुला रहे हैं। और कला दीदी आज लास्ट बार है जो मेरा फ़ोन आपको दे रहा हूँ बात करने के लिए। आप अपना चार्ज क्यों नहीं करती फ़ोन? एहसान ना करो, भूल गई थी। रहने दो दीदी, सब पता है मुझे, अब हटो साइड। और स्नेह दीदी आप अब भी बैठी हैं, क्या चाहती हैं? मैं मिलकर शर्मा आऊँ जाकर मोह जीजू से? चुनमुन चिढ़ा हुआ बोला तो कला और इला हंस पड़े। ये अच्छा था चमनिया, अच्छा तो ये भी था कि तुम आज डेट पर गई थी। वो पलटकर बोला तो इला का मुंह खुला। तुझे कैसे पता काले चोर? कल सुबह बताऊंगा, अब खिसको उधर। चुनमुन तकिया फेंकता हुआ बोला तो उसके बाद कला और स्नेह अपने कर्तव्य पथ पर निकले। नीली शर्ट ब्लैक जींस में मोह गाड़ी से टिक कर उसका इंतजार करते हुए खड़ा था। अरे काहे की शर्म, अब की तो बाहर आते ही भाभी ने शरारत से नज़र डालकर मेन गेट की चाबी उसे पकड़ाई थी। मतलब ये उसके पति देव की बेताबी की धीमी धीमी खुशबू सी घर में अब हर किसी के नज़र में आ गई थी। स्नेह ने दरवाज़ा धीमे से खोल देहरी के नीचे कदम रखा। उसकी गुथी हुई घुघरू की पायल रात के अंधेरे एकदम छनक कर सामने खड़े उसके पतिदेव की नज़र उस पर उठा गई थी। उसने बाहर से दरवाज़ा लगाया ही था कि उसने हाथ पकड़कर उसे खींचा था। क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। वैसे भी सब जान गए हैं घर में, आप शर्म आती है मुझे तो। वो मीठी मीठी शिकायत करके बोली। हक से ब्याह करके ले जा चुका हूँ तुम्हें, अब नहीं मुझे डर। और शर्मा तो तुम लो ही, शर्माते हुए अच्छी लगती हो ना। मोह उसे गोद में उठाकर बोला। क्या कर रहे हैं? स्नेह उसके सीने की शर्ट मुट्ठी में भरकर बोली। आज आपके पतिदेव की मूड अपनी तारीफ सुनने का है, करो चलकर। वो हल्का सा आगे बढ़कर उसे गाड़ी के बोनट पर बिठाकर बोला तो स्नेह ने झट से उसके कंधे पकड़ लिए। दादी से कह ही दूंगी कि विदा कर दो मुझे, ज़्यादा दिन रुकी ना तो ये पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि मैं रात में भूतों की तरह यहाँ वहाँ टहलती हूँ। अभी कहो चल कर फिर। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं आप, स्नेह सिमटती हुई बोली तो मोह को बड़ी प्यारी सी लगी। चांदनी सी रात जिसमें बेहद हल्का सर्दपन, आगोश में बैठी वो पीला सूट पहने और हल्के श्रृंगार से सजी हुई सोने जा रही थी ना। मोह उसके गालों की लट उसके कान के पीछे करके बोला। ये कान के भी उतार दिया करो, रात में भारी है ना। मोह उसकी झुमकी छूकर बोला। माँ ने कहा है अभी कुछ दिन पहने रहूं, रात में उतार देती हूँ। तो आज क्यों नहीं निकाले, मेरे लिए पहन लिए। इतना भी ना किया करो, तुम्हारा मोह तो वैसे भी तुम पर फिदा है। आपके लिए कौन सा श्रृंगार लाऊं और कहाँ से लाऊं, जब आप ही मेरा सबसे कीमती श्रृंगार है। वो फिर कुछ यूं बोल उसे लाजवाब कर गई थी। यूं ना कहा करो, कुछ यूं मोहब्बत से। आजकल जब तुम बोलती हो तो मेरे अल्फाज बेईमानी हो जाते हैं। मोह उसे नज़रों में उतार कर बोला था और स्नेह हैरान हुई थी। आप ये सब भी लिखते हैं? वो एकदम से बोली। नहीं, बस कभी कॉलेज लाइफ में शौक था, अप्लाई आज तुम पर किया है। वो मुस्कुराकर बोला तो स्नेह ने नज़रों में उसे उतारा। चंद्रमा का सलोना सा आकाश उसके मुखड़े से कम ही सुंदर था, चाहे लाख सितारे उसकी खूबसूरती में टके हों। उसने धीरे से अपने हाथों की उजली में उसका चेहरा भर लिया, पलकों को झालर उठा उसके चेहरे की तरफ देखा। वो खामोश हुआ था उसकी आंखों को देखकर, हमेशा की तरह। स्नेह ने आगे बढ़कर होठों से मोह के चेहरे के हर नब्ज को छुआ था और मोह की पलकें बंद हुई थी। आप मुझे हर रूप में बेहद पसंद हैं, बेहद। स्नेह धीमी बोलती हुई शर्मा कर उसके सीने से लगी थी और मोह ने कसकर उसे सीने से लगाया था। एक नया फलसफा उनकी डायरी की यादों के एक पन्ने पर और जुड़ा था। ये नई नई शादी, ये मिलन,
ये तड़प, ये बेफिक्र से दिन और रोमानी सी रातें जी लेनी चाहिए स्नेह, क्योंकि प्यार तो हमेशा रहता है। बस वो जिम्मेदारी, फर्ज और बच्चों रूपी भविष्य में कहीं पीछे समझौता कर लेता है। कला ज्ञान की देवी बनकर बोली थी, हाँ तू भी सब समझना स्नेह, क्योंकि इनकी तो शादी हुए ज़माने बीत गए हैं। दर्जन भर बच्चे ये गुड्डू जीजा पर छोड़ यहाँ पिकनिक मनाने आई हैं। ईला पलटकर बोली तो कपड़े तह करती हुई स्नेह खिलखिला उठी और कला ने ईला के मुंह पर तकिया फेंक कर मारा। ओए चुन्नू कहाँ है? जीवन ने कमरे में झाँक कर उन सबसे पूछा। हमारी जेब में, ईला फिर बोली थी। अच्छा, बालों में कहती तो मान भी लेता। जीवन उसकी जुल्फें बिगाड़ कर बोला। वैसे क्यों ढूंढ रहे हैं हमारी पांचवी बहन को? दादी का बीपी लो है, दवाई लेने जाना है। मैं ही चला जाता, पर दादी कह रही हैं उनके पैर दर्द हो रहे हैं, तो फिलहाल उस पर मेरी ड्यूटी है। लाओ पर्चा और 1000 रुपये। अंतर ध्यान हो जाते हो क्या जो एकदम प्रकट हो जाते हो? वार्निंग तो दिया करो आने से पहले, वरना दादी का पता नहीं, मेरा बीपी ज़रूर लो होकर हार्ट फेल हो जाएगा। दरवाजे पर ही था। वैसे कहाँ है दादी? कमरे में। और खबरदार जो स्नेह के अलावा कोई और उनके पास गया, तुम लोग बोल बोल कर उनका बीपी और बढ़ाते हो। जीवन वार्निंग देता हुआ बोला, पर मजाल है किसी के कानों पर जू रेंगी हो। कमरे से एकदम सब गायब हुए। तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? ईला अभी किचन से मुंह में बिस्कुट नमकीन भरती हुई स्नेह के दुपट्टे से मुंह पोंछ उसी के मोबाइल से बात करके बोली, क्योंकि खुद का मोबाइल कौन लेने जाए कमरे में। इससे अच्छा स्नेह ने ही बताया कि आनो का फ़ोन आ रहा था, तो उसी का फ़ोन यूज कर टाइम बचाया। दिमाग ऐश्वरी ने। सब ऐसे ही करते हैं अपने नए नए रिश्ते में। आनो कंबल में घुसा हुआ अपनी नई नई हाफ माइंड प्रियतमा से बोला, अच्छा तो सब कुएं में कूदेंगे तो तुम्हें मैं धक्का दूं या खुद कूद जाओगे? क्या बोलती रहती हो? कुछ प्यारा सा बोला करो ताकि मेरा दिल जोर जोर से धड़के। पेसमेकर की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर बेहिसाब धड़का था, इसलिए जहाँ हो वहीं रहो। ईला मेज के ऊपर पैर रख बैठकर बोली थी। अच्छा ठीक है, गोलगप्पे खिला कर लाता हूँ, मिलो आज आकर। नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम है। बड़ी सीरियस हो पढ़ाई को लेकर? आनो मुँह पर हाथ लगाकर बोला। घर वाले गोलगप्पे खाने वाला मुंह तभी बरकरार रखेंगे जब उनके पैसे की फीस से पास हो जाऊंगी, वरना ना रहेगा मुंह, ना रहेंगे गोलगप्पे। अब बताओ फ़ोन क्यों किया था? याद नहीं आ सकती तुम्हारी? वो दुनिया जहान का प्यार समेट कर बोला। ज़्यादा ना याद करो मुझे, नहीं तो डरावने सपने आने से इंसोमेनिया हो सकता है। कहाँ से ये बीमारियाँ मुझे गिना रही हो? MBBS करने लगी हो क्या? हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है कि अपुन ही डॉक्टर है। ईला अदा से बोली तो आनो मुस्कुराया। नॉर्मल और ईला असंभव। अच्छा सुनो, कल मेरा एग्ज़ाम है तो कॉलेज गेट पर दही चीनी खड़े लिए मिलना। वो बोली तो आनो का हैरानी से मुंह खुला। मैं ऐसा क्यों करूं? अरे तुम्हारी नई नवेली गर्लफ्रेंड का एग्ज़ाम है, शगुन करने आना। और हाँ, जब तक मैं पेपर दूं एक टांग पर खड़े रहना। भगवान तुम्हारी तपस्या का फल मुझे दे। मैं थक जाऊंगा, आनो मन मनाया। तो बारी बारी से पैर यूज करना। और हाँ, गोलगप्पे चलूंगी खाने। वो बोली तो आनो मुस्कुरा दिया। पक्का गोलगप्पे खाने चलोगी ना? वकील बुला लाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा, बोल जैसे ही फ़ोन काटा और ज़्यादा देर मुस्कुरा ना सका, क्योंकि उसकी वो चादर जिसमें वो घुसा हुआ लेटा था उसके साथ ही वो बेड के नीचे था। कौन है? आनो चिढ़ा तो सामने मोहरूपी काज उसके सामने खड़ी थी। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, वो अजीब सा बोला। अच्छा, पिछले 5 मिनट से तुम्हारे सर पर खड़ा हूँ। मोह पॉकेट में हाथ डालकर बोला। क्या? देखो मोह, गलत बात है, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। आनो हड़बड़ा कर बोला। अच्छा, प्राइवेसी? मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरा AC, मेरा टी शर्ट और मेरी चादर में घुसे तुम शर्माओ और मैं कुछ पूछूं भी ना? वो पलटकर बोला था। कोई नहीं था, मैं ऐसे ही अकेले में। चेक करवाओ, पागल वागल तो नहीं हो रहे कहीं? फ़ोन दिखाओ ज़रा। मोह लगभग उसका फ़ोन छीनते हुए बोला तो आनो अच्छे बच्चों की तरह उसके सामने खड़ा हुआ। हेलो स्नेह, ये तुम्हारे फ़ोन पर किससे बात कर रहा था? वो स्नेह का नंबर देखते ही पहचान गया तो लगाकर तुरंत पूछा। जी। अब स्नेह फंसी थी। उसका वापस फ़ोन आया था तो वो रिसीव करके ईला को देने गई ही थी कि उसके पति परमेश्वर के मुंह से लिया हुआ उसका नाम उसके कदम रोक गया।
स्नेह, मैंने क्या पूछा? जी, मेरा नंबर है तो मुझसे ही बात कर रहा होगा। वो जो मुंह में आया वो बोली। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कल गोलगप्पे खाने हैं? जी, हाँ, वो आपका फ़ोन नहीं लगा तो बड़ा मन हो रहा था तो मैंने आनो को बता दिया। अच्छा, 1 घंटे पहले स्नेह तुमसे मेरी बात हुई थी, तुम नहाने जा रही थी तो नहाते नहाते तुम्हारा मन गोलगप्पे खाने का भी हो गया और तुमने उसी बीच मेरा फ़ोन ट्राई किया तो लगा नहीं, तो तुमने आनो को फ़ोन किया और वो कम्बल में घुसकर तुम्हारी बात सुन रहा था, अपनी बिल्कुल ना सुनाई आवाज़ में बोलता हुआ। ऐसा ही हुआ होगा ना स्नेह? हाँ, हो सकता है, स्नेह मासूमियत से बोली। स्नेह जी, पूरा बहाना मैंने बता दिया, अब सच बोलो। जी, वो ईला से बात कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे को, आप समझ रहे हैं ना? वो धीरे धीरे बोले। बिल्कुल सब समझ गया, अब तुम ज़रा फ़ोन रखो और इला को मेरा एक मैसेज देना दोगी स्नेह? जी, वेरी गुड मेरी जान, वो बोला और मैसेज बोलता हुआ फ़ोन काट आनो की बिचारी हुई शक्ल देखता हुआ पॉकेट में हाथ डालकर बाहर निकल गया तो आनो ने अपना सर पकड़ा। अब इधर कुछ और ही सीन चल रहा था। आंगन में सब भरे हुए थे। दादी, ओ दादी दादी, चुन्नू उनके लगभग सर पर बैठकर बोला। लगता है दवाई नशीली है, इला आज के लिए डॉक्टर थी। कहीं दवाई की डोज ज़्यादा तो नहीं? मैंने कहा था अगर वो दादी वाले डॉक्टर नहीं हैं तो दूसरे डॉक्टर को ना बुलाओ, बाबूजी हमारी जान ले लेंगे। कला गला फाड़ चिल्लाई थी। मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ कमबख्तों, भगवान ने हिम्मत ना दी होती तो तुम सब के ये कारनामे जान ले लेती मेरी। कुंती देवी गला फाड़ आवाज़ सुनकर आंखें खोल बोली। चलो जिंदा है, चुन्नू गहरी सांस लेकर बोला। हाँ, तू तो यही चाहता है कि मर जाऊं मैं। कुंती देवी चुन्नू की पीठ पर मुक्का मारकर बोली। जिंदा रहो बूढ़ा, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी ये लल्लूमल सर्राफा छाप बैग से पैसे चुरा कर निकालने में मज़ा आता है मुझे। और वैसे भी जिंदा ही रहो, अभी मेरी शादी कर दो, मेरा जायदाद में हिस्सा दे दो, फिर मर जाना। उफ तक नहीं करूँगा फिर मैं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे मैं। काहे बूढ़ा, ठुमक ठुमक कोर्ट जाना चाहती हो? क्योंकि केस कर दूंगा मैं तुम पर। दादी, गहरी गहरी सांस लो, बीपी लो हो जाएगा फिर। इला आज वाकई डॉक्टर थी। अरे चुप कर, इतना किताबों में पढ़ती तो डॉक्टर ना सही कहीं कंपाउंडर तो बन ही जाती। मुझे क्या चिल्लाओ, लो गहरी सांसें, नमक चीनी मिर्ची सब उठाकर फेंक दूंगी, पर कोई घोल तुम्हें बनाकर नहीं दूंगी जिससे कि बीपी हाई लो कुछ भी सही हो। पर वो घोल तो स्नेह ने बनाया था, कला बोली। तो दिया तो मैंने था, स्नेह मो जीजू से बात कर रही थी ना, वो कमर पर हाथ रख कर बोली। अरे ये हप्पा जैसा मुंह बंद करो, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जैसे निशाचर जिस घर में पैदा हो जाए, इंसान बीमारी से ना मरे, तुम लोगों की हरकतों से मर जाए। राधा चिल्लाई थी और स्नेह भागती हुई आई थी। सुनो इला, वो भोलेपन से बोली। क्या है? इला उसकी तरफ देखकर बोली। तुम्हें कुछ बताना है क्या? वो उनका फ़ोन आया था और बस खोपचे में आकर जो बात उसने उन तीनों को बताई तो इला ने उसे कम से कम खा जाने की हद तक घूरा और चुन्नू को बड़ा मज़ा आया। चलो भाई, कल की व्यवस्था हुई, वो जाते हुए बोला तो इला ने कुछ सोचते हुए बाल खुजाए। इधर कुंती देवी की तबीयत आज कुछ नासाज थी। फिलहाल डॉक्टर आया था। कल कुंती देवी ने नवीन और मोह के आने की डेट भी अपनी बहुओं को बता दी थी। दीनानाथ ने मना भी किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आगे बढ़ा देते हैं, पर वो नहीं मानी। देखो जीजा, मैं ठहरी नाजुक भोली अंडर एज, इस आदमी ने मुझे बर्गर लाया है। इला देवी कटघरे में खड़ी बोली तो आनो की आंखें निकल आने की हद तक बाहर आई। तो हुआ ऐसा, अभी के लिए मोह ने एक अच्छे खासे पिकनिक का बंदोबस्त कर दिया था जिसमें उनकी पत्नी सहित उसकी तरफ से सब कांडे और इस तरफ से सब पागल शामिल। बेचारे नवीन बाबू भी क्या करते, उनकी गला फाड़ बीवी से लड़ने की हिम्मत उनमें ना थी। तुम नाजुक और भोली हो कब से? अरे किसका दिमाग फिर गया है? चुन्नू चिप्स के पैकेट में हाथ डाल खाते हुए बोला। तू बैठ साइड में, वरना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तेरा गला दबाने में, इला ने कहा। देखा देखा, ये कोई भोली नहीं है और नाजुक, भगवान कसम, हाथ मोड़ दे तो टूट ही जाए। आनो उसके इस रूप से खुश होकर तुरंत बोला था। चुप बैठो अभी, वरना उसका तो पता नहीं, तुम्हारी लाश की इंस्पेक्शन जरूर होने लगेगी, क्योंकि हाथ की जगह तुम्हारी गर्दन पकड़ ली तो।
अगले आधे घंटे में पुलिस अपने कुत्तों के साथ विद न्यूज रिपोर्टर विवेक कंधे पकड़ उसे बिठाकर बोला, देखो जीजा, सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखो, इसको कोई और मिलने से रही और मैं और कोई ठोक पीट कर अपने लायक बनाने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, तो खुद सोच लो क्या करना है। ईला बाल झटक कर बोली तो मोह, जो अब तक उसके अतरंगी बहाने आराम से बैठा सुन रहा था, एक्शन में आया। शादी करनी है ना? मोह आराम से बोला था तो उसका अब की ईला देवी का जवाब और बाकी सबके भी दिमाग हिला गया। मैंने तो सीधा बच्चों के बारे में सोचा था, कौन शादी करके टाइम बर्बाद करे, पर घर वाले बहुत मारेंगे इसलिए कर ही लूँगी शादी। तुम्हें मार का बड़ा डर ही है? कला तुरंत बोली। सही बात है, चुन्नू तो बहुत बाद में पैदा हुआ था, तब तक यही मैडम घर वाले के लाठी डंडों का यूज करवाती थी। विभा पूरी बात बताकर बोली। वो तो कभी कभी 2-4 रुपए मिल जाते थे इसलिए मैंने पुलिस केस नहीं किया, वरना थे तो मेरे घर वाले चाइल्ड एब्यूजिंग केस में अंदर साने वाले। ईला तुरंत बोली थी। उनको छोड़ो, मुझसे बात करो। एहसान करोगी मुझ पर? बताओ, मैं पागल हूँ? इसके पीछे मैंने कितनी लड़कियाँ छोड़ी और इसे मेरे इमोशन की परवाह ही नहीं है। अब की आनो उठकर मन मनाने लगा था। कौन सी लड़कियाँ? आइसक्रीम खिला दो अंकल बोलने वाली लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं होती, बच्चियाँ होती हैं। और एक बात, एहसान ही समझो कि द ग्रेट ईला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना एज की जिस सीमा रेखा पर तुम हो, तुम्हारे 1 दर्जन बच्चे होते अब तक। ईला पलटकर बोली तो अनुज के मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आई। यार, वार्निंग दिया करो, किसी दिन खाते खाते पर लोग सिधार जाऊंगा तो कम खाया करो, थोड़ा वजन ही कम हो जाए। विनीता पलटकर बोली। तुम बीबी नहीं हो, मेरी दुश्मन हो। तुम बनो हीरोइन, मैं मोटा ही सही। सही तो कह रही है, आखिर झेलना तो पड़ता ही होगा उन्हें आपका ये बढ़ा हुआ वजन। मोह आज काफ़ी मूड में था तो तुरंत बोला, जिसे समझ अनुज का मुंह बना। मुझे ही झेला बना लो तुम। जानती हो ईला, तुम्हारे ये जीजा को ये बात पता कैसे चली? मतलब हमें तो इन्हीं ने बताई, इनको कैसे पता चली? अनुज बातों का रुख पलटकर बोला। बताया ना, हमारे घर की महान सत्यवादी कामेश्वरी गौ माता स्नेह ने। मेरी बीबी के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, मोह ने वार्निंग दी थी, क्योंकि उनकी भोली रानी पास बैठी अभी भी उस बात बाहर करने के सदमे से बाहर नहीं आई थी। नहीं बोलूँगी नहीं, मैं तो आपकी बीबी को भारत रत्न दिलवा दूंगी, राष्ट्रपति की छाती पर चढ़कर। तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो? आनो बेचारा अपना नंबर ही लग नहीं रहा था, सही से लड़ भी नहीं पा रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है, या अपनी 4 दिन की मोहब्बत में अपनी ही प्रेमिका के हाथों से पैर हाथ सब पर प्लास्टर चढ़ाना है? वैसे तुम बोल क्या रही हो जो मैं सुनूं? आनो कंफ्यूज सा हुआ था। चुपचाप मेरे लिए जूस ग्लास में डाल कर लाओ, गला सूख रहा है मेरा। ओके, आनो बोला था तो बाकी सबके मुंह हैरानी से खुले। जीजू साइड प्लीज, वो नवीन जीजू के पास आकर बोली तो वो बेचारे हल्का सा अपनी बीवी की तरफ खिसक लिए। वैसे मैं यहाँ क्यों आया हूँ मोह जी? नवीन बेचारे चश्मा संभालते हुए कला से बचकर बोले। मैं बताती हूँ ना, एक जरा मैंने इनकी प्रेम लीला का मजा क्या ले लिया, इन्होंने तुरंत पर्चे बांटे मेरे चक्कर के। ईला तुरंत बोली। चक्कर काहे बोल रही हो? कम से कम अफेयर ही बोल दो। तुम थोड़ा थोड़ा मजा लेती थी, मैंने एक बार में ही ले लिया, हिसाब बराबर। सोच लो जीजा, अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी मेरी, आप मेरे जीजा ही रहोगे और मैं आपकी साली। ईला धमकी देकर बोली। तो क्या? मुझे पता है तुम मेरा सब काम करोगी। मोह आराम से उसकी तरफ आनो का लाया हुआ जूस बढ़ाकर बोला। फ़ायदा उठा रहे हो जीजा, मेरे जीजा स्टॉक के जीजा होने का। वैसे आपका मन नहीं होता मुझसे मिलने का? अगर बुला भी लिया आपको तो क्या खुश हो जाते कि आपको मुझसे मिलने को मिल रहा है? कला के दिमाग में उसके गुड्डू जी की कही बात की नाराज़गी आई। अरे नाराज ना होइए, आप तो हमारी सब कुछ है, वो कहकर शर्माए। आप भी ना बड़े वो हो। कला शर्मा मुस्कुराकर बोली। ओ दीदी, ज़्यादा फ्लो में ना आओ, कहीं गुड्डू जीजा शर्मा कर यहीं कहीं गुम हो जाएं, मैं नहीं ढूंढूंगा फिर। वैसे कुछ भी कहो, मज़ा बहुत आ रहा है। टेंशन ना लो, इस मज़े का सूस समेत हिसाब लूँगी जब तेरी वाली आएगी। तब तक दादी बैरी हो जाएंगी और हिटलर बूढ़े तो कौन बचाएगा तुझे चमनिया? ईला चुन्नू को देख कर बोली। अब मुद्दे पर आओ, घर वालों को कब बताना है? मोह बोला।
अभी तो बिल्कुल नहीं बताना जीजा, क्योंकि भले ही मेरे मन में अथाह खुशी होगी इला को विदा करके, पर अभी सिलेंडर और बुआ और फूफा और लड्डू और हलवाई इन सब के ड्रामा से मुझे बाहर आना है। इसलिए इसका और थोड़े दिन घर में रहने का दुख मैं सह लूँगा। कोई बोल ना पाया हो, चुन्नू बोला था। वैसे दादी जी मानेंगी क्या? गुड्डू जी ने बड़े पते की बात की थी, बिल्कुल अपनी तरह। अरे कोई बड़ी बात नहीं जीजा, आपके पापा हैं ना? हाँ वो तो है, पर अब की वो कहेंगे क्या? हम कह देंगे कि लड़का अच्छा है, जान पहचान का है, और फिर कुछ छानबीन भी नहीं करनी। स्नेह बिल्कुल गुड्डू जी की तरह सेंस वाली बात करके बोली, वो सब बाद में, अभी के लिए आराम से सब रहिए, मुझे अभी जल्दी नहीं है। अरे इसने अभी एक बार भी गोलगप्पे नहीं खिलाए मुझे। वो तो हमने भी नहीं खिलाए, अनुज और विवेक एक साथ बोले। अरे तो आपकी बात अलग है जीजा, आप ठहरे साधु संत और मैं ठहरी खून पीती चुड़ैल। कला तुरंत बोली तो सब हंस पड़े। अब मेरी लव स्टोरी का लाफ्टर शो खत्म हो गया हो तो मुझे कुछ खिला दो यार, कहाँ गया मेरी आंखों का तारा? वो इधर उधर देख कर बोली तो आनो एक तरफ मुंह फुलाए बैठा था। अरे मेरे बाबू, मैं तो बोल ही जाती हूँ, कुछ भी नाराज काहे होते हो? देखो नाराज होकर तुम्हारा मुंह सफ़ेद पनीर के जैसे लगने लगता है, मन करता है जैसे चाकू से काट कर सब खा जाऊं। मना रही हो या धमकी दे रही हो? आनो मुंह बनाकर बोला। धमकी में ही प्यार है मेरे सफ़ेद भूत, ईला पलट कर बोली। ये तुम लोगों की ही बहन है? अनुज स्नेह और ईला विभा को देख, उसके अतरंगी मनाने के तरीके को देख कर बोला। हाँ हमारी ही है, दिमाग के साथ साथ आनो की किस्मत भी खराब है जो ये उसके हिस्से आई है। विभा गहरी सांस लेकर बोली। फिलहाल आनो और रीला की यह अतरंगी जोड़ी मोह को भा गई थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसका अकेलापन उसे हमेशा दिखता था, उसकी नज़रों में आज गायब नजर आया, क्योंकि ईला फुल ऑफ पैकेज थी। सही कहते हैं लोग, जोड़ियां ऊपर से बनती है। जिसकी ज़िंदगी में जो कमी होती है, अक्सर उस कमी को पूरा करते हुए आपका हम सफ़र आपके हिस्से आता है। बस कभी कभी हम उसकी वो आदत पहचान नहीं पाते, पर उसने पहचाना था अपनी स्नेह को, जो उसके जीवन में क्या लेकर आई थी वो एक शब्द में बता भी नहीं सकता। उसने सबका ख्याल रखती हुई अपनी बीवी को प्यार से निहारा था, मोहब्बत से, जैसे सांस बनाकर जिस्म में उतार रहा हो। पूरे जूते पड़ने वाले कांड बाहर करते हुए सभी जनता घर आई और उसके दूसरे दिन मोह जी भी शुभ शगुन के साथ नवीन जी के साथ कुंती भवन आ ही गए अपनी भोली रानी को लिवाने। घर फिर गुलजार हुआ। झिझकती हुई स्नेह और सीमित मुस्कान समेटे कला ये पहली बार हक से लिवाने आए उनके पिया जी के दिल को गुदगुदा रही थी। ये पहली दस्तक कुछ और ही रंग लिए होती है, फिर वो रंग और कभी दिखता ही नहीं। सच कहते हैं लोग, कुछ वक्त कभी वैसे नहीं होते। अब मुहूर्त आज ही का था तो जाना भी आज ही था, तो फिलहाल स्नेह और कला अपनी अपनी पैकिंग में ही बिजी थी। ऐसा नहीं था आंगन में बैठे अपने अपने पतियों को उन्होंने चोरी चोरी देखा नहीं था। कला तो जाकर खुद चाय पकड़ा भी आई थी, बस स्नेह ही ना हिम्मत कर पाई। क्या जीजू, काहे आंखों को नचा नचा कर आइटम गर्ल बना रहे हो? तुम्हारी वाली खुद को बक्से में पैक करती हुई सामान बाहर रख रही है। वो मुँह से आते हुए बोली। तुम भी पैक हो जाओ जाकर, रास्ते में आनो के घर छोड़ता जाऊंगा। मोह भी कम नहीं था, तुरंत बोला। तुम्हारा मतलब वो बाहर बैठी हुई सामान बक्से में रख रही है ना हीला? यही बोलना चाहती हो ना तुम? शायद बोलने में गलती हुई। नवीन जीजा ने उसे उसकी बात के लिए अब क्लियर किया। जीजू जीजू जीजू, आप ना बड़े भोले हो। मैं जो बोलती हूँ वही होता है, और जो मैं नहीं बोलती उसका कोनो मतलब नहीं होता, क्योंकि मतलब का तो तुम कुछ बोलती नहीं हो और काम तुमसे कुछ होता नहीं। वो आगे बोलती उससे पहले ही पीछे से आती हुई कुंती देवी बोली तो ईला का मुंह बना। आपका बीपी लो सही हो गया दादी? ईला कमर पर हाथ रखकर बोली। अभी हाई हो रहा है तुम्हें यहाँ खड़े देखकर, इससे पहले हाई होकर फट जाए। जाओ किचन से नाश्ता पानी उठा लाओ। और लल्ला सब बढ़िया? कुंती देवी एकदम टोन बदलती हुई उन दोनों के पास बैठकर बोली। जी दादी सब बढ़िया, मोह ने जवाब दिया। बूढ़ा के गले में आवाज़ बदलने वाली नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर फिट है क्या? तभी तो एकदम कर्कशा बुढ़िया से देवी बुढ़िया हो जाती हैं। ईला जाते हुए बड़बड़ाई।
चुन्नू आज नाश्ते पानी के इंतजाम से बच गया क्योंकि लास्ट मिनट स्नेह की एक साड़ी टेलर के पास थी जिसे वो लेने गया था, तो आज रमन को दुकान से आकर सब करना पड़ा। रमन, ये मिठाई कौन सी लाए हो? अम्मा ने कहा था ना सिर्फ मोतीचूर के लड्डू लाना। राधा मिठाई खोलते हुए बोली। ताई जी, लड्डू थे नहीं इसलिए मैंने बर्फ़ी ले ली, क्या फ़र्क पड़ता है? बस इतना बोला ही था कि घर की सभी औरतें उस पर चढ़ गई। देखो, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, ज़्यादा दिक्कत है तो चुन्नू से मंगाया करो, कोई इज्जत ही नहीं है। वो खुद से बोलता हुआ आंगन की तरफ निकल गया। माँ के स्नेह, दादी की नसीहत, भाई बहनों के दुलार के साथ चुन्नू टाइम से उसकी अच्छी वाली साड़ी लाकर उस बक्से में बंद करवा चुका था। कितना अजीब है ना बचपन, जवानी, अपना घर, उसकी यादें सिर्फ एक एक निशानी के तहत बक्से में रखकर लड़कियां अपना मायका ससुराल ले जाती हैं। खाने पीने के दौर के साथ दीनानाथ, श्यामनाथ और बैजूनाथ ने अपनी मौजूदगी के साथ स्नेह और कला को उनके पिया के साथ विदा किया। सुंदर सी भारी जड़ाऊ काम की साड़ी पहने, पूरे श्रृंगार में सर पर पल्लू लिए, स्नेह अभी मोह की गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठी ही थी कि कुछ शर्मा कर सिमटी हुई। ये पहली बार तो ना था, लेकिन कुछ था जो पहली बार था। तो इला और आनो की पहली अनोखी डेट कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप लोगों का कमेंट मेरे चेहरे पर मुस्कान भी ले आता है। मैं भले ही आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, पर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।